So hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to learn about the president in the Indian Constitution, right? तो the president, हम जब president के बारे में पढ़ते हैं तो president का जो first point जो हमको याद रखना है that is कि ये part 5 के अंदर आता है of the Constitution, right? पहली चीज़ तो ये part 5 के अंदर आता है Constitution के. दूसरी चीज़ ये पार्ट 5 जो है वो डील करता है किससे? प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, लेजिस्लेचर के अंदर अपर हाउस, लोअर हाउस, उनकी पावर्स वगैरह वो भी डिसाइड करते हैं, वो भी मतलब एलाबरेट करते हैं. और लास्टली जुडिशरी के बारे में, राइट? पार्ट 5 पूरा यही डील करता है. और पार्ट 6 जो है जो वो पूरा बताता है स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लगाकर ऊपर से लगाकर नीचे तक, जो पार्ट 6 में आ जाता है, राइट? तो हम जब पार्ट 5 की बात कर रहे हैं तो पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 तक आता है. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं. प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी भी नेशन का, राइट? और द प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है. और ये जो आर्टिकल जिसके अंदर ये बातें होती है वो होती है आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक. उसके बाद इसी के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करते हैं. अब जब हम इसकी बात, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, राइट? इलेक्शन कैसे होता है वो भी हमको पता होना चाहिए. और कैसे इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह डिसाइड करते हैं. तो इसके अंदर पहली चीज़ ये होती है पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है. तो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. दोनों के जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर पार्ट करते हैं. उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो MLAs हैं वो भी पार्ट लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? उसके अलावा इलेक्टेड MLAs तो स्टेट लेजिस्लेटिव के हो गए. और MLAs कहाँ के और लिए जाते हैं? UTs के भी. यूटीज़ के अंदर कौन सी यूटीज़ आती हैं? 3 यूटीज़ आती हैं. दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया. ठीक है, तो और जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ है? नया क्या बना है? यूनियन टेरिटरी बना है जब से आर्टिकल 370 हटा है, राइट? आर्टिकल 370 के एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है कि वो यूटी कन्वर्ट हो चुका है. लद्दाख जो है वो भी यूटी है. अब एक्सक्लूजन क्या है? अब हमको पता है कि जो भी मतलब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के अंदर, उसके अंदर एक तो राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर्स, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव के MLAs और यूटी के MLAs. वो भी सिर्फ 3 यूटी आती है जिसके अंदर दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आता है, राइट? अब एक्सक्लूजन कौन कौन है? नॉमिनेटेड मेंबर्स. अब जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबली के, जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं वो इससे एक्सक्लूड रहते हैं. वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, राइट? और कौन नहीं करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. और तीसरे जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूटी असेंबलीज. यूनियन टेरिटरीज के जो असेंबलीज होती है उसके अंदर भी कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं. तो नॉमिनेशन वाले जितने भी हैं वो कहीं पे भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते. तो हमको पता चलता है कि एक्सक्लूडेड कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इसके अंदर भाग नहीं ले सकते. उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट के अंदर होती है उसके मेंबर्स इसके अंदर भाग नहीं ले सकते. और यूटीज के अंदर जो भी नॉमिनेटेड MLAs हैं या फिर नॉमिनेटेड असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं. जो भी इलेक्टेड हैं दे टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ये चीज़ हम समझ गए. अब हम बात करेंगे वेटेज ऑफ वोट की, कि वोट की वेटेज कैसे होती है. एक MLA और एक MP की, दोनों की अलग होती है. MLA जो कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और UTs के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट? और दूसरी MPs जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे. पहली चीज़ तो ये, ठीक है? तो इनका कैलकुलेशन का कैसे होता है? अब हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसकी? MLA के वोट की. तो क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन होगी, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इलेक्टेड MLAs इंटू 1000 करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी किसकी वोट की? MLA के वोट की हमको वैल्यू मिल जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, ठीक है?
और दूसरी चीज़, हम जब एमपी की निकालते हैं तो एमपी के अंदर टोटल वैल्यूज़ ऑफ एमएलएज वोट करेंगे, ऊपर हम एमएलएज के टोटल वैल्यू रखेंगे वोट की, और नीचे अपन कर लेंगे टोटल इलेक्टेड एमपी। टोटल इलेक्टेड एमपी लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसको अपन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वोट वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एमपी की। अब इसके बेस पे कैलकुलेशन वगैरह होती है। तो हमने इलेक्शन लिख लिया, उसके अलावा अपन ने प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया कि प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो देख लिया, वेटेज देख लिया। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन कैसे होती है? पहली चीज़ क्वालिफिकेशन में ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली चीज़ तो ये होगी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स उसकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, 35 साल का वो हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो एक क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए किसका, लोकसभा का, मतलब ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वालिफाइड होना चाहिए, कंटेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, और ना ही वो ज़रूरी है कि वो एमपी हो लोकसभा या फिर राज्यसभा का, बट ही शुड बी क्वालिफाइड, मतलब उसके जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशंस होती है लोकसभा एमपी के, वो सारे इसके द्वारा फुलफिल किए जाने चाहिए। और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखना नहीं चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब हम जब ओथ की बात करते हैं इसके अंदर, तो ओथ आता है आर्टिकल 60 के अंदर। किसके ओथ की बात हो रही है? अपने प्रेसिडेंट की। और कौन दिलाता है? वो दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। पहली चीज तो ये कंप्लीट हो गई। और आर्टिकल 16 कहता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट को, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जो कि है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम टेन्योर की बात करें तो टर्म ऑफ टेन्योर 5 साल का रहता है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल फॉर री इलेक्शन भी हो सकता है। रेजिग्नेशन, अब रेजिग्नेशन कैसे दे सकता है? एड्रेस्ड, अब ये रेजिग्नेशन देगा किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा उसको ये अपना रेजिग्नेशन देगा। अब हम जब वैकेंसी की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट अंटिल न्यू इलेक्शन। 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट की पोस्ट निभाता है जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। और रेजिग्नेशन भी हम वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं, प्रेसिडेंट का, ठीक है। अगर डेथ हो जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है, ठीक है, वो अपन को बचल गया। अब डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन कौन करता है? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनअवेलेबल है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो एक्ट करता है, किसकी तरह? प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी टेन्योर एंड वैकेंसी के ऊपर। अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट के ऊपर। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में दे रखा है। तो इम्पीचमेंट कैसे होगा? ग्राउंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो इम्पीचमेंट हो सकता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो कैसे होगा? चार्जेस साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वो उसके 1/4 मेंबर्स एक क्या करने चाहिए? चार्ज साइन करने चाहिए। एक मतलब चार्जशीट साइन होनी चाहिए। चार्जशीट मतलब इन द सेंस कि क्रिमिनल चार्जशीट वगैरह या फिर पुलिस वाली चार्जशीट नहीं, मतलब एक 1/4 जो मेंबर्स हैं जो लोकसभा या फिर राज्यसभा के होंगे, वो एक बिल पास करने चाहिए जिसके अंदर वो इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी? प्रेसिडेंट की। और स्टेप 2 क्या होगा? 14 डे प्रायर नोटिस जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट को। 14 दिन का नोटिस जाएगा कि 14 दिन तक आपको ये खाली करना है। अगर वो पास होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ टोटल मेंबरशिप में, तब जाके उसका इम्पीचमेंट होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटेड एंड पास बाय द सेकेंड हाउस, फिर फर्स्ट हाउस से जो कि लोअर हाउस है लोकसभा, वहां से फिर राज्यसभा जाता है। राज्यसभा के अंदर भी फिर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होती है, बात होती है, चर्चा होती है, फिर उसके बाद वो पास कर दिया जाता है। और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, ठीक है। उसके बाद ही इम्पीचमेंट हो सकता है किसका? प्रेसिडेंट का। उसके अलावा हम जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ ऑडिटर जनरल को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। वो अपॉइंट करता है गवर्नर्स को और कमिश्नर्स के अंदर जो भी होते हैं, यूपीएससी हो गया, उसके अलावा एसएससी हो गया, जो भी होता है उन सबको क्या करता है? वो अपॉइंट करता है, ठीक है। रूल्स फॉर बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को भी वो बताता है कि रूल्स कैसे फॉलो किए जाने चाहिए। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या? एग्जीक्यूटिव पावर की हमने बात कर ली। तो लेजिस्लेटिव पावर समन करता है किसको? पार्लियामेंट को। डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को। नॉमिनेट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। और लेस रिपोर्ट, सीएजी यूपीएससी की जो रिपोर्ट होती है वो बिफोर पार्लियामेंट वो क्या करता है? पेश करता है,
ठीक है, तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब हम स्पेशल पावर्स की बात करते हैं। तो पहली स्पेशल पावर है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में क्या होता है, जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है विद प्रायर रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे हम मनी बिल बोलते हैं। और वो इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर, जो कि किसके नोटिस के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पहले पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल में ये होता है। और जुडिशियल पावर ये होती है उसके पास, वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। और वो एडवाइस भी लेता है किसी सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेता है आर्टिकल 143 के अंदर से। और वो बाइंडिंग नहीं होता, मतलब जो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहता है। अब हम मिलिट्री की पावर की बात करें तो मिलिट्री के अंदर पावर, स्पेशल पावर्स क्या है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स है। अगर वो चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है वॉर और चाहे तो पीस डिक्लेयर कर सकता है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। फिर हम जब बात करते हैं वीटो पावर की, जो कि आर्टिकल 111 के अंदर बताई गई है प्रेसिडेंट की वीटो पावर के ऊपर। एब्सोल्यूट वीटो कब होता है, विथ होल्डिंग असेंट टू अ बिल, ठीक है, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल्स और व्हेन कैबिनेट रिजाइन, ठीक है। दूसरी चीज होती है सस्पेंसिव वीटो, जो कि रिटर्निंग बिल ऑफ फॉर रिकंसिडरेशन होता है, ओवर रिडन बाय पासिंग बिल अगेन बाय सिंपल मेजोरिटी। तीसरा होता है पॉकेट वीटो, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल। द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन यूएस प्रेसिडेंट, ये बात है। और जो वीटो है, नो वीटो पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत नो वीटो पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा उसको एक्सेप्ट करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है, तो उसको वो रोक नहीं सकता। वो किस डिसीजन के बाद आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया, जो कि 1971 के अंदर लिया गया था, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स क्या है, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डिनेंसेस 6 महीने का, मतलब अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट छुट्टी पे है, पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हैं, तो कोई भी एक जो फंक्शन होता है, मतलब वो क्या करता है कि पार्लियामेंट की तरह एक्ट करता है। तो जो भी अगर वो डिसीजन लेता है ऑर्डिनेंस पास करने के समय, वो 6 महीने तक या फिर 6 वीक्स तक बाध्य रहते हैं। उसके बाद उसको वापस से क्या, पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है बना के, रीअसेंबली करके। उसके अलावा दूसरी पावर जो होती है वो होता है पार्डन करना। आर्टिकल 72 के अंदर दे रखा है इसको, ठीक है। आर्टिकल 72 कहता है कि वो पार्डन कर सकता है किसी भी आदमी को, कंप्लीटली एब्सोल्यूट कन्विक्ट कर सकता है, कम्यूटेशन कर सकता है, सब्सटीट्यूट टू लाइटर फॉर्म, रेमिशन कर सकता है, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चार्जिंग कैरेक्टर और चेंजिंग कैरेक्टर, रिस्पाइट कर सकता है, लेजर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स। तो ये इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है प्रेसिडेंट की। तो हमको पता है कि समरी क्या है इसकी, कि हमने आर्टिकल 52, 54, 61, 72, 111, 123, 143 को अपने डिस्कस किया है प्रेसिडेंट के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातें की हैं। बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो लेकर और आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।